भारत में शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम बिहार में स्थित है। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि हर एक एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चंस है, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? इतिहास के बारे में कुछ जान लेते हैं और एक मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, इसको याद करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। और सासाराम कहाँ पर है? तो बिहार में स्थित है। ठीक है। ऋग्वेद के एकमात्र उपवेद का नाम बताइए। ऋग्वेद के एकमात्र उपवेद का नाम बताइए। ऋग्वेद का कितने उपनाम है? जैसे यजुर्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, सामवेद, गंधर्ववेद, अथर्ववेद, शिल्पवेद। मतलब यजुर्वेद का कितना नाम? 4 नाम, 5 नाम, बहुत सारा नाम है। यजुर्वेद मतलब यजुर्वेद, इसको हम धनुर्वेद भी कहते हैं। सामवेद को हम गंधर्ववेद भी कहते हैं। अथर्ववेद मतलब शिल्पवेद भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ऋग्वेद के एकमात्र उपदेश का नाम जो है ये हो गया हिंग। हिंग पौधे के किस भाग में पाया जाता है? हिंग जो होता है पौधे के किस भाग में पाया जाता है? हिंग जो हम लोग हिंग इसका सेवन करते हैं, या हिंग जो है नेपाली वगैरह नेपाल से जो है लाता है। तो हिंग जो है कहाँ से लाता है? तो वह कहाँ से लाता नहीं है, वह एक जड़ में पाया जाता है। हिंग जो होता है वो पौधों के जड़ से निकाला जाता है। अब किस पौधा का है उतना हमको ख्याल नहीं है, लेकिन हिंग जो होता है वो पौधों के जड़ से निकाला जाता है। हिंग। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो में जो चतुर्भुज मंदिर है उसका निर्माण जो है किसने करवाया था? तो चंदेल वंश के यशोवर्मन ने करवाया था। किसने करवाया था? ये चंदेल वंश के यशोवर्मन ने करवाया था। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के यशोवर्मन ने करवाया था। भारत में सबसे जो पुराना मजदूर संगठन कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना मजदूर संगठन जो है वह क्या है? अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। उच्चतम न्यायालय द्वारा किसने प्रकार की रिट जारी किया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है कितने प्रकार के रिट जारी किया जा सकता है? तो 5 प्रकार के रिट जारी किया जा सकता है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की कौन से भाग से संबंधित है? किस भाग से संबंधित है? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वह भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो भाग 4 से संबंधित है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सा है? तो चावल है। जो कि भारत में अधिकतम कृषि योग्य जो घेरने वाली जो क्षेत्र है वो चावल है। मतलब भारत में सबसे अधिक खेती चावल की होती है, क्योंकि चावल की खेती के लिए उस प्रकार की जो है क्या मिट्टी हमारे पास उपलब्ध है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में क्या है? स्थित है। बदलों की दिशा व गति मापने वाला यंत्र। बदलू नहीं होगा, यहाँ पे एक तो छूट गया है, बादलों। ठीक है, तो इसको बनाने का बादलों की दिशा व गति मापने वाला जो यंत्र है उसको हम
नेफस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफास्कोप। नेफास्कोप जो बादलों की दिशा और गति को मापता है, जो हम लोग पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि हाँ किस दिशा में बारिश होने वाला है या कितनी तेजी से हमारे यहाँ क्या हवा बहने वाली है, तो हमको पूर्वानुमान पहले ही लग जाती है। किस यंत्र द्वारा? नेफास्कोप द्वारा हमको पूर्वानुमान लग जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन सा है? तो इंद्र देवता है। ऋग्वेद में सबसे जो है वर्णित देवता, सबसे प्रचलित देवता जो है इंद्र देवता है। इंद्र भगवान है जो कि काफी प्रचलित है। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? कहने का मतलब यह है कि 1799 में टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है वह कब हुई थी? युद्ध के दौरान हुई थी। ठीक है, और यह श्री रंगपट्टनम के द्वारा मृत्यु हुई थी। मतलब 1799 में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में श्री रंगपट्टनम ने क्या किया? इसको युद्ध में मार डाला, टीपू सुल्तान को। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 किस से संबंधित है? मतलब भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 302, जो धारा 302 है वह किससे मतलब आरोप के लिए लगता है? तो वह आरोप जो है आपका हत्या से 309 धारा संबंधित आत्महत्या से। कौन सा धारा लगाया जाता है? तो आत्महत्या की जो अपराध जो व्यक्ति करता है, आत्महत्या करने की कोशिश, मतलब 309 धारा संबंधित है, लेकिन 302 भी धारा इसमें शामिल किया गया है। आत्महत्या से संबंधित है 302 और 309। भारत में अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की जो स्थापना है वह आपका 1972 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1972 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो श्रीहरिकोटा बेंगलुरु में स्थित है। इसरो का जो मुख्यालय है श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? बेंगलुरु में स्थित है। उपग्रह आर्यभट्ट का जो प्रक्षेपण कराया गया कहाँ पे? सोवियत संघ से कराया गया था। कहाँ पे कराया गया था? सोवियत संघ से कराया गया था। उपग्रह आर्यभट्ट का जो प्रक्षेपण है कहाँ पर कराया गया था? वो सोवियत संघ से कराया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में प्रवेश किया था। भारत सोवियत सोवियत संघ के संयुक्त अभियान के तहत उन्होंने अंतरिक्ष में प्रवेश किया था। कब किया था? तो 1984 ईस्वी में किया था। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्पना चावला किस अंतरिक्ष शटल द्वारा अंतरिक्ष में गई थी? मतलब कल्पना चावला किस अंतरिक्ष शटल द्वारा अंतरिक्ष में गई थी? हो जाएगा कोलंबिया। प्रथम बार उन्होंने, कल्पना चावला ने क्या किया था? अंतरिक्ष शटल द्वारा अंतरिक्ष में गई थी, जो कि प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी, वो कल्पना चावला थी, जिन्होंने भारत का प्रथम महिला कल्पना चावला, जिन्होंने 1997 ईस्वी में प्रथम कदम अंतरिक्ष में रखा था। विश्व के प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक का पूरा नाम क्या है? स्पुतनिक का जो है पूरा नाम क्या है? स्पुतनिक, जो कि 1997 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। 1997 ईस्वी में क्या किया गया था? इसका निर्माण किया गया था। अंतरिक्ष में जाने वाला जो प्रथम व्यक्ति था, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो कौन था? यूरी गागरिन, जो कि 1961 में
प्रथम व्यक्ति जो था अंतरिक्ष में जाने वाला यूरी गागरिन था, जो कि 1961 में गया था। अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम महिला जो थी वो कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला मतलब पूरे विश्व में सबसे पहले जो अंतरिक्ष यात्रा किया था वो कौन थी? वेलेंटीना वेरेस्कोवा, जो कि कहाँ की थी? पूर्व सोवियत संघ की थी। कहाँ की थी? पूर्व सोवियत संघ की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पे कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जो कि 1969 ईस्वी में चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। 1969 ईस्वी में चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो है काफ़ी क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी VBA क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत का स्वयं का भेजा गया जो पहला उपग्रह था, भारत का जो स्वयं का जो भेजा गया पहला उपग्रह था वह कौन सा उपग्रह था? तो रोहिणी उपग्रह था। कौन सा उपग्रह था? तो रोहिणी उपग्रह था, जो भारत के द्वारा जो भेजा गया पहला उपग्रह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 मई 1974 को भारत ने राजस्थान में पोखनल में मुस्कुराते हुए बुद्ध के नाम से प्रशिक्षण किया। इंदिरा गांधी, किसने प्रशिक्षण किया था? तो इंदिरा गांधी जी जो है प्रशिक्षण किया था किसके नाम से? बुद्ध भगवान के नाम से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 11 मई सन 1998 को ऑपरेशन शक्ति के नाम से नाभिकीय प्रशिक्षण किया गया था। ठीक है, नाभिकीय प्रशिक्षण किया गया था पोखरण में, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। नाभिकीय प्रशिक्षण किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तो तारापुर में प्रारंभ हुआ था, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है तारापुर। तारापुर कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, जो कि भारत का पहला परमाणु बिजली घर का वहां से प्रारंभ हुआ था, तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो डॉक्टर जहांगीर भाभा के नेतृत्व में क्या हुआ था? परमाणु ऊर्जा का आयोग का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध कदरिया महादेव का मंदिर बनवाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो ढंग देव को जाता है। उसके आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में थे? गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो जयदेव हैं और सबको को पता है, लेकिन वो किसके दरबार के कवि थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार के कवि थे, जिसको हम सेन वंश भी कहते हैं। किस सम्राट को कश्मीर का नीरो कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को कहा जाता है। किस सम्राट को कश्मीर का नीरो कहा जाता है? तो सम्राट अशोक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है रत्नावली और नगावली। अगला क्वेश्चन क्या है? रत्नावली और नगावली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन है। रत्नावली और नगावली का जो पुस्तक का लेखक है वो हर्षवर्धन है। याद रखिएगा, ये भी काफी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? कुमार गुप्त थे, जो कि बिहार के रहने वाले थे। कुमार गुप्त कहाँ के थे? तो बिहार के थे, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक भी रह चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस सम्राट ने की थी? मतलब श्रीनगर की जो स्थापना है किस सम्राट ने की थी? तो सम्राट अशोक ने किया था। किसने किया था? सम्राट अशोक ने किया था बित्सता नदी के किनारे। कहाँ पे किया था? बित्सता नदी के किनारे किया था। श्रीनगर का जो स्थापना जो है बित्सता नदी के किनारे किया था। किस नदी के किनारे किया था? बितस्ता नदी के किनारे जो है श्रीनगर की स्थापना हुआ था। किसने किया था? तो सम्राट अशोक ने किया था।
जंग, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन रहे हैं, कौन रह चुके हैं, मतलब कि तो 1826 कोलकाता, 1826 जो है कोलकाता हेनरी विवियन डेरोजियो ने रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे शांत रेखा के नाम से किसे जाना जाता है। तो दुनिया की सबसे शांत रेखा के नाम से किसे जाना जाता है, 49वीं समांतर रेखा को जाना जाता है। किसको, 49वीं समांतर रेखा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन के सामने है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनरहीन लाइन किस दो देशों के बीच सीमा रेखा पे है, तो रूस और फिनलैंड। मिनरहीन लाइन है जो कि किन दो देशों के बीच सीमा रेखा पर जाकर मिलता है, तो रूस और फिनलैंड की सीमा रेखा पर क्या करता है, मिलता है। यह जो लाइन है वह रूस और फिनलैंड के सीमा रेखा को मिलता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक स्थापना हुई थी, कब हुई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 1925 में हुई थी, जो कि कहाँ पे हुई थी, 1925 में नागपुर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो नागपुर में हुई थी, जो कि केवी हेडगेवर ने किया था। किसने किया था, केवी हेडगेवर ने किया था। हिंदू और हिंदुस्तान नामक नारा किसने दिया था। हिंदू और हिंदुस्तान की जो नारा है वो किसने दिया था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिए थे। इसको याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदू मतलब हिंदू हिंदुस्तान नामक का जो नारा है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिए थे। सुएज नहर का जो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण जो 1956 में किया गया था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। मतलब सुएज नहर का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। और इसका जो है लंबाई जो है 165 फीट था, और इसका जो 65 किलोमीटर, सॉरी, इसका जो लंबाई है, सुएज नहर की जो लंबाई है वो 165 किलोमीटर है। और इसकी जो मतलब निर्माण कब हुआ था, तो 1869 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। कब हुआ था, 1869 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस प्रकार का है, तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र है, जो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र है, तो त्रिभुजाकार है। कैसा क्षेत्र है, त्रिभुजाकार है। त्रिभुज के आकार का जो क्षेत्र है, सिंधु सभ्यता का जो आकार है वह त्रिभुजाकार है। विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक जो केंद्र है कौन सा है, तो विश्व में सबसे बड़ा जो तेल शोधक है वह ईरान का क्या है, आबादान। ईरान का आबादान, इसका नाम क्या है, ईरान का आबादान, इसको याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक जो केंद्र है वह ईरान है। ईरान का आबादान है। किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत निर्माण कहा जाता है, मतलब किस गवर्नर जनरल को भारत का आधुनिक निर्माणकर्ता कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। जो आधुनिक भारत आज है तो वह लॉर्ड डलहौजी के कारण ही है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, स्वशासन विदेशी से अच्छा होता है, यह कथन किसका है, तो स्वशासन जो है विदेशी से अच्छा होता है। यह जो कथन है वह स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती का है। दयानंद है लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती का है, जिन्होंने एक विदेश के तुलना में अपने देशों को काफी आगे रखा है। पहला डीएवी कॉलेज कब और कहाँ स्थापित हुआ था, तो पहला डीएवी जो स्कूल है, कॉलेज है, वो कहाँ और कब स्थापित हुआ था, तो 1886 में स्थापित हुआ था, जो कि लाहौर में स्थापित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद
नराडे ने किया था। कब किया था? तो 1867 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, दिल्ली के असेंबली हॉल में कब बम फेंका गया था? दिल्ली का जो असेंबली हॉल था, दिल्ली का जो असेंबली हॉल था, उस हॉल में कब बम फेंका गया था? तो 7 अप्रैल को फेंका गया था, जो कि 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था। दिल्ली असेंबली में जो मीटिंग हो रहा था उसमें सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 7 अप्रैल 1929 को क्या किया था? उसमें क्योंकि अंग्रेजों का मीटिंग चल रहा था उसमें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, चंद्रशेखर किस शहर में शहीद हुए थे? इलाहाबाद में शहीद हुए थे। चंद्रशेखर जो आजाद जो थे वह इलाहाबाद में शहीद हुए थे। 27 फरवरी 1931 को इन्होंने शहीद हो गए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की जो फांसी है वह 23 मार्च 1931 में, जो कि लाहौर में इसको क्या कर दिया, फांसी दे दिया गया। खिलाफत आंदोलन में भाग लेने वाले जो 2 मुस्लिम बंधु कौन कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली 2 शख्स थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, 14 सूत्री योजना किसने रखी थी? तो 14 सूत्री योजना जो है किसने रखी थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने रखे थे। कौन रखा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने रखे थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, भारत की जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? भारत की जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो थे कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जेबी कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का जो अंतिम नवाब था कौन था? वाजिद अली शाह थे। कौन था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह थे। मोहनजोदड़ो का सबसे सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? मोहनजोदड़ो का जो सार्वजनिक स्थल है उसको मतलब किसे माना जाता है? तो विशाल स्नानागार को माना जाता है। किसको माना जाता है? विशाल स्नानागार को माना जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं सबको याद करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, भारत के किस अभयारण्य में मुख्य रूप से सफेद भालू पाया जाता है? मतलब कि भारत के किस अभयारण्य में, यानी कि किस अभयारण्य में जो है मुख्य रूप से सफेद भालू पाया जाता है? तो दानी ग्राम और दानी ग्राम में पाया जाता है। दानी ग्राम एक अभयारण्य है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। दाची ग्राम एक क्या है? अभयारण्य है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर जो है सफेद भालू पाया जाता है। अगर आप लोग जम्मू कश्मीर में जाएं या हो तो जरूर दाची ग्राम अभयारण्य में जाइए ताकि आपको सफेद भालू से भेंट हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सैंधव समाज के जो केवल 6 को ही नगर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, सैंधव समाज के केवल 6 को ही नगर की संज्ञा दी जाती है। वो 6 कौन कौन से हैं? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ठीक है, चंद्रहुदड़ो, लोथल, कालीबंगन और एक और है, कौन है? बनावली। ये जो है 6 नगर हैं जो कि सैंधव समाज के केवल 6 ही संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारत है कौन सी है? तो विशाल स्नानागार है। क्या है? विशाल स्नानागार। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे जो बड़ी इमारत है वो क्या है? विशाल स्नानागार है। सिंधु सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत थी वो क्या थी? नहाने की जगह जो थी, विशाल स्नानागार। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का जो पहला गवर्नर था, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा, जो कि लॉर्ड
क्लाइव है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। ये भी काफ़ी मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। काफ़ी VBA क्वेश्चंस है। बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग है। चलिए अगला क्वेश्चंस आपके के सामने। आज हम लोग 1 घंटा की क्लास करेंगे। आप लोग को घबराना नहीं है, पूरे 100 में 100 लाना है, तो बस आपको मेरे साथ चलना है और पढ़ना है बस। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। पूर्ण रूप से भारत के पहले गवर्नर जनरल, पूर्ण रूप से भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। पूर्ण रूप से भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि मतलब मेरा हौसला और भी बढ़े। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद फिर बातें करेंगे। सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों का जो अनुपात है क्या है? सिंधु सभ्यता में जो ईंट है, मतलब सिंधु सभ्यता की जो ईंट है वो काफ़ी क्या है? चौड़ा है, चौड़ा है और पतला है, ठीक है। जो जिसका अनुपात क्या है? 4:2:1 है। ठीक। पहली बार कपास उगाने का जो श्रेय है किस सभ्यता को जाती है? हड़प्पा वासियों को जाती है। पहली बार कपास उगाने का जो श्रेय है किस सभ्यता को जाती है? हड़प्पा सभ्यता को जाती है, हड़प्पा वासियों को जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। हड़प्पा की बस्तियां को हड़प्पा की जो बस्तियां हैं वो जो नदियां के किनारे थी वो कौन कौन से बस्ती हैं? जरा हम उसको याद कर लेते हैं। 1 नंबर बस्ती लोथल भोगवा। लोथल जो है किस नदी पर स्थित है? भोगवा नदी पर स्थित है। आपका दूसरा नंबर में है कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तीसरा नंबर रोपड़। रोपड़ जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। सतलुज नदी के किनारे स्थित है रोपड़। याद रखिएगा सारे क्वेश्चंस जो है VBI है। क्या है? सारे क्वेश्चंस आपके VBI क्वेश्चंस हैं। इसको अगर नहीं याद किए तो आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटेगा। ये 100% मेरे तरफ से चैलेंज, ठीक है। तो इसको जरूर याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु घाटी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा क्या है? रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो आपको कितना है? 5 जो है नदी जो है, 5 बस्ती जो है वो 5 नदियों के किनारे क्या है? स्थित है, जो कि आपके स्क्रीन के सामने आपको मैंने बताया। एक बार और रिपीट करते हैं साथ में मिलकर। चलिए रिपीट करते हैं। लोथल, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भगवा नदी के किनारे। लोथल भगवा, लोथल भगवा, इस तरह से याद कीजिए। कालीबंगा, कालीबंगा क्या है? घग्गर, कालीबंगा घग्गर। रोपड़ सतलुज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ सतलुज नदी। हड़प्पा रावी नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। ये आपको याद हो ही गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन के सामने। हड़प्पा कृषि अर्थव्यवस्था मुख्यतः आधारित थी किस पर? गेहूं और शीतकालीन फसलों पर आधारित थी। गेहूं और शीतकालीन फसलों पर आधारित थी। हड़प्पा कृषि अर्थव्यवस्था मुख्यतः आधारित थी किस पर? गेहूं और शीतकालीन फसलों पर आधारित थी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। चलिए देखते हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे जो चौड़ी सड़क थी वह 23 फुट की थी। कितने फुट की थी? 23 फुट की थी। सबसे चौड़ी जो सड़क थी, अगर पूछ ले कोई कि अगर सिंधु सभ्यता की सबसे चौड़ी सड़क कितनी फीट की थी, तो 33 फुट की थी। कितनी फुट की थी? 33 फुट की थी। सिंधु सभ्यता की सबसे चौड़ी सड़क जो 33 फुट की थी। वह गलियां, और वहाँ की जो गली थी वो गली कच्ची थी, पक्की नहीं थी, कच्ची गली थी, जो कि 3 से 7 फुट चौड़ी होती थी। कच्ची गली थी लेकिन 3 से 7 फुट क्या होती थी? चौड़ी होती थी। खोजकर्ता रोपड़ 1953 में अज्ञातता शर्मा लोथल
लोथल 1954, रंगनाथ राव, कालीबंगन, बीबी लाल, चंद्रहुद्रो, गोपाल मजनुदार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन के सामने। तो ये क्वेश्चंस आपके हैं किसके, शरीर से संबंधित है, मतलब कि शरीर मतलब बायोलॉजी का क्वेश्चन है। मानव शरीर की शक्तियों को हानि न पहुंचाने वाली जो एल्कोहल की अधिकतम सांद्रता है वो 0.9% है। ऐसा बात नहीं है कि हाँ आपका एल्कोहल आपके शरीर के लिए हानिकारक ही नहीं बल्कि लाभदायक भी है, लेकिन एक लिमिट में अगर उसको आप लेते हैं तो काफ़ी यूजफुल है। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो भाई शरीर के साथ साथ आपका पूरा शरीर नाश हो जाएगा। तो मानव शरीर की शक्तियों को हानि न पहुंचाने वाली जो एल्कोहल की अधिकतम मात्रा कितनी लेनी चाहिए, 0.9% लेनी चाहिए। इससे किसी प्रकार का हानि हमको नहीं होगा। शरीर में अरक्तता की जो कमी के कारण क्या होता है, शरीर में अरक्तता मतलब खून की कमी से हमको क्या होता है, आयरन की बीमारी होती है। मतलब खून की कमी के कारण क्या होती है, लोहे की कमी हो जाती है, यानी कि आयरन की कमी हो जाती है हमारे खून में। तो उससे क्या होती है, हमको तरह तरह की बीमारियां होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के सामने है। शरीर में टीके द्वारा दवा देने के लिए अधोस्तम सीरीज यानी कि हाइपोडर्मिक सायरिंग को रोगाणुरहित स्टेरलाइज करने का जो उत्तम तरीका है वो क्या है, इसका एल्कोहल में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। अगर शरीर में टाके द्वारा दवा देने के लिए मतलब टाका पड़ा हो या कोई घाव हो तो उस जगह पर आप एल्कोहल की थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। इसका एल्कोहल में थोड़ी देर छोड़ देना मतलब एल्कोहल हल्का अगर चढ़ाते हैं तो घाव को क्या होगा, फायदा होगा। ग्रामीण और एल्कोहल की जो बात कर रहे हैं तो शरीर में किसी भी प्रकार का अगर कटता है तो जो सफाई जो करने वाली जो वहाँ पे नर्स होती है उसमें जो होती है उसमें मतलब कि 30% एल्कोहल की मात्रा होती है। उसको क्या करता है कि जो खून जो उसकी रिसाव होती है उसको क्या करता है, रोकता है और घाव छूटने में काफ़ी मदद करता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ग्रामीण विद्युतीकरण तथा घरेलू खाने पकाने के लिए सबसे उपयुक्त और सस्ता साधन क्या है, बायोगैस है। बात सही है। अभी तो नरेंद्र मोदी ने फ्री गैस भी वितरण किया है जो कि काफ़ी यूजफुल रहा गरीबों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थों में विस्फोटक के रूप में काम आने वाला जो पदार्थ है वो क्या है, TNT है। विस्फोटक के रूप में जो काम आने वाला जो पदार्थ है TNT है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विस्फोटक तथा दहन के बीच अंतर क्या होता है। तो विस्फोटक जो होता है और दहन होता है इसके बीच का जो अंतर है वो विस्फोटक के मामले में परिसीमित क्षेत्र में दाब तेजी से बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन दहन के जो दौरान ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। विस्फोट मतलब होता है जो विस्फोट के मामले में अगर हम बात बताएं आपको तो सीमित क्षेत्र में ही जो है दाब को तेजी से बढ़ाता है, लेकिन अगर ऐसा दहन में देखें तो ऐसा दहन में कुछ उस प्रकार से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का जो सत्रों का आयोजन होता है वो प्रत्येक वर्ष होता है। क्या होता है, प्रत्येक वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है। कंकाल की जो मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी बताई गई है। तो कंकाल की जो मांसपेशियों की अनुमानित संख्या 700 बताई गई है। 700 बताई गई है, मांसपेशियों की संख्या 700 बताई गई है, ठीक। आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं। तो आइसोग्राफ्ट कहते हैं। आनुवंशिक रूप से अगर हम देखें तो समान व्यक्ति के बीच प्रत्यारोपण को जो हम कहते हैं उसको आइसोग्राफ्ट के नाम से जानते हैं उसको। घोड़े और गधे से पैदा जानवर की जो शक्ल है
शकर जाति को क्या कहा जाता है? खच्चर, यानी घोड़ा और गधा से जो बच्चा पैदा होगा उसे हम क्या कहते हैं? तो खच्चर कहते हैं। ये तो सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने बनाया था? तो जीन शब्द का निर्माण किसने किया था? जीन, W.L. जॉनसन ने। W.L. जॉनसन ने, ठीक है। जीन का जो खोज है किसने किया था? W.L. जॉनसन ने। जीन की खोज किसने किया था? W.L. जॉनसन। जीन जो कि DNA और RNA में होता है, जीन। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? यूजीन स्टीनेक। यूजीन स्टीनेक। वैसे इस सब का नाम भी ऐसा है ना, लगता है कि फ्रांस से सब आया हुआ है, और फ्रांस का भी है। फ्रांस, इटली सब वहीं का है। ये सब खोज करने वाला बहुत महान वैज्ञानिक वहीं का है। सेक्स हार्मोन का जो पत्ता किसने लगाया था? तो यूजीन स्टीनेक ने लगाया था। पहली क्लोनित भेड़ का जो नाम है वो डॉली था। डॉली पढ़ा था। पहला जो भेड़ जो आया था अपने जहान में, उसका नाम क्या था? डॉली था। जोहन ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध है। जॉन ग्रेगर मेंडल वो आनुवंशिकता के नियम प्रस्तुत करने के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया क्या होता है? आनुवंशिक विकार होता है, आनुवंशिक शिकायत होता है। बीटी बीज का संबंध क्या है? कपास से है बीटी बीज। एलोसूस होते हैं। एलोसूस क्या होते हैं? एलोसूस लिंग गुणसूत्र होते हैं। DNA प्रशिक्षण विकसित किया जाता है किसके द्वारा? वाटसन और क्रिक के द्वारा। DNA प्रशिक्षण विकसित किया जाता है वाटसन और क्रिक। DNA प्रशिक्षण विकसित किया था किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। वाटसन और क्रिक एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या किया था? DNA को विकसित किया था। आबादी में जीनों का जो संग्रह को क्या कहते हैं? जीन पूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन पूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन पूल कहते हैं। गुणसूत्रों में क्या होता है? DNA और प्रोटीन होता है। गुणसूत्र में क्या होता है? DNA और प्रोटीन होता है। प्रतिदीप्ति नली में साधारणतः काम में जो लाए जाने वाला पदार्थ है वो क्या है? पारद वाष्प और आर्गन है। फ्लोरेसेंट ट्यूब यानी कि प्रतिदीप्ति नली जो है फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है, जो कि साधारणतः काम में लाए जाने वाले जो है पारद वाष्प और आर्गन जिसको हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। बोले थे ना 1 घंटा का क्लास है। 1 घंटा में आपका पूरा मतलब नहीं, पूरा तो नहीं, लेकिन अभी जीके जीएस का कोई अंत नहीं है भाई साहब, सबसे पहली का बात, क्योंकि इसको जितना पढ़ेगा उतना कम होता है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, आंत्र ज्वर यानी कि टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग में लाया जाने वाला जो औषधि है वो क्या है? आंत्र ज्वर मतलब कि टाइफाइड। आंत्र ज्वर का जो इंग्लिश होता है वो टाइफाइड होता है। टाइफाइड एक क्या है? बीमारी है, और इस बीमारी का जो सामान्य औषधि क्या है? जड़ी बूटी क्या है? तो क्लोरोमाइसिटीन है। क्लोरोमाइसिटीन अगर खा लेते हैं तो हमारा टाइफाइड भाग जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है। मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे कहे अनुसार अगर आप क्लोरोमाइसिटीन लेते हैं तो ये गलत है, क्योंकि अपने डॉक्टर नज़दीकी चिकित्सा केंद्र से सलाह लेकर ही अपना इलाज करें। ठीक है, क्योंकि इसमें जोखिम हो सकता है वैसा। तो टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली जो औषधि है वो क्या है? क्लोरोमाइसिटीन है। और बाकी आपको जानकारी लेना हो तो अपने नज़दीकी मेडिकल सेंटर से आप नज़दीकी ले सकते हैं, और डॉक्टर की सलाह से ही कोई भी दवा लीजिए। मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्या है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाले जो पदार्थ है क्या है? प्रतिरक्षी। क्या है? प्रतिरक्षी। मानव तंत्र में रोगों को लड़ने वाले जो है
वो प्रतिरक्षी है, जो हमारे शरीर में क्या करता है, एक मतलब कवच के काम, मतलब कि प्रोटेक्ट करता है, यानी कि कोई भी रोग को होने से रोकता है, यानी कि प्रतिरक्षा करता है, एंटीबॉडी जिसको बोलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, भारत में उन स्थानों का क्रम जहां तांबा, सोना, लोहा तथा कोयला पाए जाते हैं इस प्रकार है: खितड़ी, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया। इस प्रकार के जो स्थान है यहाँ पर तांबा, लोहा, सोना इत्यादि वगैरह पाए जाते हैं। लोहे का जो सबसे प्रचुर स्रोत है वो क्या है, हरी सब्जियां। लोहा का मतलब आप वो जो गेट वगैरह में लगता है वो लोहा नहीं, यहाँ लोहा का मतलब है कि जो हम खाना खाते हैं, हरी सब्जियां जो खाते हैं, उसके द्वारा जो हमारे अंदर जो ब्लड बनता है उसमें जो लोहा होता है, उसमें जो आयरन होता है, वह सबसे ज़्यादा हमारी हरी सब्जियों से मिलता है। यानी हमारे ब्लड में आयरन की जो मात्रा है वो हरी सब्जी से ज़्यादा बढ़ता है। अगर हरी सब्जी का सेवन अधिक मात्रा में करेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और खून की कमी नहीं होगी, किसी प्रकार का आयरन की कमी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मानव शरीर के तंत्र में विटामिन कौन सा काम नहीं कर सकते हैं ऊर्जा प्रदान। तो हमारे जो मानव शरीर है, उस मानव शरीर में कौन से विटामिन काम नहीं कर सकता है, तो ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता है। हमारा शरीर ऊर्जा प्रदान थोड़ी करता है, हमारा शरीर ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारे शरीर में, और ब्लड सर्कुलेशन से ही हमारा जो है शरीर चलता है। ऊर्जा प्रदान करने वाला क्या है, वो है हरी सब्जियाँ, हरी भरी पेड़ पौधे हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। सूर्य हो गया जो ऊर्जा प्रदान करता है, जो हम लोग उसको लेते हैं। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला जो पदार्थ है वो क्या है, विटामिन है। इतना बात ध्यान रखिएगा कि भोजन जब हम पकाते हैं तो उसमें से अधिकतम मात्रा निकल जाती है, किसकी, विटामिन की मात्रा अधिकतम निकल जाती है। और कच्चा चीज़ भी खाते हैं, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, ये सब कच्चा चीज़ खाते हैं तो उसमें विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलेगा। लेकिन उसी को अगर हम क्या करते हैं, पका देंगे तो उसमें से विटामिन नष्ट हो जाएगा, उसमें से विटामिन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए पका हुआ चीज़ में क्या होता है, विटामिन नष्ट हो जाता है। तो भी पका हुआ नहीं, अगर वो जैसे आम पका है तो उसमें विटामिन नष्ट नहीं होगा। तो ये जो है अपने से जो पकाया जाता है ना, आगी में घूर में, जिसे हम लोग अपने देहाती भाषा में बोलते हैं, आगी में, घूर में, चूल्हा में, जैसे गैस पे, मतलब कहीं पे पकाते हैं, उसमें से विटामिन निकल जाता है। ठीक है, तो पकाने वाली चीज़ हो पकाएं, अगर नहीं पकाने वाली चीज़ है उसको इस तरह से ही खाना चाहिए। ब्रेड बनाने में गूथा हुआ आटा किसका कारण फूलता है। जो हम लोग ब्रेड खाते हैं, ब्रेड जो कि काफ़ी जो है प्रचलित भी है, तो वह ब्रेड जो है फूलता है, किसके कारण फूलता है। लोग बोलता है खवा सोटा डाला हुआ इसलिए फूलता है, तो खवा सोटा नहीं बाबू, वो किण्वन प्रक्रम है, किण्वन प्रक्रिया है, जिसके दौरान वो बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड की मोचन क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फूलन क्रिया कहते हैं, यानी फूल जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वो फूलता है, किण्वन प्रक्रिया उसमें हो जाती है। ठीक है, उसमें बैक्टीरिया मतलब कि के कारण होता है, वो सारे फंजाई होते हैं उसमें, उस फंजाई के कारण वो क्या करता है, फूलता है, जिसको हम लोग बहुत मज़े से खाते हैं। लेकिन वो हानिकारक नहीं होता है, काफ़ी लाभदायक होता है। इससे बात करें तो दही में भी कीड़ा होता है, और माइक्रोस्कोप से दही को देखा जाए तो दही में भी बहुत सारा कीड़ा होता है, और उसको अगर देख ले कोई तो भाई दही कभी नहीं खाएगा, ज़िंदगी में कभी नहीं खाएगा, क्योंकि उसमें इतना मतलब सुदूर बुदूर चलता है, जैसे चाणा है ना, उस टाइप से उसमें होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सभी अम्लों में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से होता है। तो हाइड्रोजन जो है लगभग सभी अम्लों में पाया जाता है। तेल कुओं में तेल, जल और गैस इससे आरोही क्रम में होते हैं, क्या होते हैं, जल, तेल, गैस।
जल, तेल, गैस। पीने वाला जो सोडा होता है प्रकृति से अम्लीय होता है। क्या होता है? पीने वाला जो सोडा होता है वो प्रकृति से क्या होता है? अम्लीय होता है। संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली जो औषधि कहलाती है क्या है? अप्रतिरोधी। क्या कहलाती है? अप्रतिरोधी। एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी मतलब एंटीसेप्टिक। मिश्रणों से यौगिकों को उनके विशिष्ट रूप से अलग करने का जो प्रक्रम कहलाता है वो क्या होता है? शोधन कहलाता है। मतलब यौगिक को किसी विशिष्ट रूप से क्या करना? उसको अलग करना, मतलब शोध करके उसको क्या करना? निकालना। मतलब उस चीज से निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? शोधन कहते हैं। मिश्र अगर कोई वस्तु जो है, अगर कोई चीज मिल गया है किसी चीज में, तो उसको हम क्या करते हैं? किसी मतलब विशिष्ट रूप से उसको यौगिक क्या कहते हैं? किसी प्रक्रम के द्वारा उसको शोधन करके उसको अलग कर लेते हैं, यानी शोधित कर लेते हैं। तो जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की जो शाखा का नाम है वो क्या है? जैविक रसायन। क्या है? जैविक रसायन। जीवित तंत्र का मतलब होता है जैविक रसायन। अगर जीवित तंत्र का अध्ययन कहलाता है जैविक रसायन। ठीक है। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड किसकी तरह काम करता है? तो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड जो है निर्जलीकरण के द्वारा कार्य करता है। किसके द्वारा? निर्जलीकरण के द्वारा ही कार्य करता है। डिहाइड्रेजिंग एजेंट के द्वारा कार्य करता है। कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल जीव वसा में पाया जाने वाला एक वसा एल्कोहल है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जीव वसा में पाया जाने वाला क्या है? वसा एल्कोहल है। धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। धूल और ग्रीस को सतह से जो साफ करता है उसे हम क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। जो कि साफ करने में जो मदद करता है वो अपमार्जक है। संसद में शामिल है क्या? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद में कौन शामिल होता है? अगर संसद में राष्ट्रपति शामिल ना हो, लोकसभा और राज्यसभा शामिल ना हो, तो भाई संसद में कोई सभा ही नहीं होगा। तीनों को शामिल होना काफी आवश्यक है। विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? नियमों को क्या करना? अधिनियमित करना। तो विधानमंडल का काम क्या है? नियमों को अधिनियमित करना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, कौन विधायकीय सत्र को स्थगित करने की जो अधिसूचना जारी करता है? मतलब कि कौन, जो भी हम देखते हैं कि कौन विधायकीय सत्र को क्या करता है? स्थगित करने की सूचना जारी करता है। तो राष्ट्रपति जो है विधायकीय सत्र को क्या करता है? विधायकीय सत्र को क्या करता है? स्थगित करने की सूचना को जारी करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला जो कोई भी विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? अध्यक्ष, लोकसभा। अध्यक्ष और लोकसभा। कहने का मतलब यह है कि संसद में रखा जाने वाला कोई भी विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं, यह कौन तय करता है? तो अध्यक्ष और लोकसभा तय करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाला जो पहले भारतीय कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल जो थे विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में क्या कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो संसदीय सरकार से मिलती है अधिक प्राथमिकता। अगला क्वेश्चन आपके इसमें सामने है, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो अधिकारों का विवरण। क्या कहा जाता है? अधिकारों का विवरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, स्वतंत्र भारत की जो लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन करता है? जी मालवंकर। स्वतंत्र भारत की जो लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन किया था? जी बी मालवंकर ने किए थे। संसद के किसी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए?
तो 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। संसद में अगर किसी सदन को 2 सत्रों के बीच अंतराल की अवधि जो है 6 महीने से होना चाहिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा में। कहाँ पे? तो केवल लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव केंद्रीय परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा में, न कि राज्यसभा में। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है या नहीं, यह कौन तय करता है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने की नौबत आती है उस समय भारतीय संसद राज्य किस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है? जब अनुच्छेद 1952 के अंतर्गत आपात की स्थिति लागू हो तब कर सकता है। तो अभी हम लोग लगभग 200 क्वेश्चंस पार कर चुके होंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और आंसर्स हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चंस है। ठीक, इसको अगर आप याद करते हैं, नोट्स बना लीजिए तो और उसमें पढ़ाई कीजिए, पढ़िए, मतलब कि है इसमें आप हर एक प्रकार के एग्ज़ाम में जो है काफ़ी उपयोगी है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। जय हिंद साथियों।